है। अच्छा। और एक तफसीली दौरा है। इसमें मुख्तलिफ MOUs होंगे, तवानाई का सेक्टर हो, वो IT सेक्टर हो, और फेज़ 2 जो है CPEC का, वो तो सबसे ज़्यादा अहम है। चूँकि पिछले दौर में, ख़ास तौर पे इमरान खान के दौर में, ये जो CPEC का जो रूट है, इसमें कुछ तअत्तुल आया था और सुस्त रवि का शिकार हो गया था ये मंसूबा। उसकी बड़ी सारी वजूहात हैं, वो वजूहात यहाँ नहीं बयान की जा सकती। मीडिया पे नरेंद्र मोदी जीत चुके थे, एग्जिट पोल में जीत चुके थे, हर तरफ इंडिया में अगर बात की जाए तो जो पोल्स आ रहे थे, जो सर्वे आ रहे थे, उसमें जीत रहे थे। लेकिन जो असल में जब काउंटिंग स्टार्ट हुई है तो उसमें 400 पार तो दूर की बात है, 300 पार जो उनका इत्तेहाद है NDA, वो 300 पार नहीं कर सका। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम इनफेक्ट में खुश आमदीद। मैं हूं आपकी मेज़बान आमना ताहिर और मेरे साथ हस्बे मामूल मौजूद हैं अब्दुल मजीद साजिद साहब। नाज़रीन, आज की टॉप स्टोरीज़ में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब चीन के दौरे पर रवाना हो चुके हैं। क्या कह के गए हैं वो अवाम से और क्या गुजारिश करके गए हैं, और ये दौरा कितनी अहमियत का हामिल है, इस पर आज डिस्कशन करेंगे हम। और कहा जाता है कि ये साल इंतखाबात का साल है। दुनिया भर में इंतखाबात हो रहे हैं, पाकिस्तान में इंतखाबात हुए हैं, बांग्लादेश में हुए हैं, और दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क इंडिया, जहां पर 7 मरहलों में इंतखाबात मुकम्मल हो चुके हैं, क्या नतीज आ रहे हैं, इस पर भी तफसीली बात की जाएगी। अब्दुल मजीद साजिद साहब, हमें बताएं कि आज शहबाज शरीफ साहब चीन के दौरे पर रवाना हो चुके हैं। कैसे देखते हैं आप इस दौरे को? पाकिस्तान के लिए कितनी अहमियत रखता है ये दौरा? देखिए, दौरा बहुत अहम है, और ख़ास तौर पे एक मुंतखब वज़ीर आज़म का चीन का दौरा करना जी, वो बरतानिया या अमेरिका नहीं गए, वो उन्होंने चीन का इंतखाब किया है। मतलब ये है कि हम जो है ना, चीन के जो ब्लॉक है उसमें हम चीन को ज़्यादा अहमियत देते हैं। सफारतकारी के हिसाब से अगर देखें तो वो तो ज़ाहिर है हर मुल्क के साथ ताल्लुकात हैं, और हम बहरहाल चीन को ज़्यादा अपना दोस्त भी समझते हैं। और वो पहले अवाम से गुजारिश करके गए कि आप दुआ करें कि उनको, उन्होंने ये कहा है कि CPEC का फेज़ 2 शुरू हो सकता है। आपको क्या लगता है कि ये होने जा रहा है? हो जाएगा, और बिल्कुल चीन चूँकि मौजूदा जो सेटअप है और ख़ास तौर पे नवाज शरीफ शहबाज शरीफ के साथ कंफर्टेबल है, इनका एक जोन अच्छा है, कंफर्ट जोन इनका अच्छा है। आपने देखा कि पहले नवाज शरीफ भी चीन के दौरे पे गए और बड़ी बातें होती थी कि उनको सरकारी प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, और ये उनको एक शख्सियत है, तो वो कुछ ना कुछ ग्राउंड वहाँ सेट करके आए थे। वो अब वज़ीर आज़म नहीं है या उनके पास कोई हुकूमती ओहदा नहीं है, लेकिन वो काम तो कर रहे हैं, और उन्होंने काम, ये जो दौरा अब हो रहा है इसके लिए भी किया था। वो भी वहाँ पे वहाँ के सरमायाकारों से मिले, वहाँ पे जो पाक चीन बिजनेस फोरम है उनके साथ भी मुलाकात हुई। अभी शहबाज शरीफ की भी कल मुलाकात है, आज वो वहाँ पहुँच गए हैं। उनकी जो कम्युनिस्ट पार्टी है, जो हुकूमती पार्टी है ना जी वहाँ की, उनके जो सेक्रेटरी थे उन्होंने उनका इस्तकबाल किया है और उनके साथ मुलाकात भी हुई है। अब अगली मसरूफ़ है, चूँकि ये तकरीबन 5 दिन का दौरा है। अच्छा। और एक तफसीली दौरा है। इसमें मुख्तलिफ MOUs होंगे, तवानाई का सेक्टर हो, वो IT सेक्टर हो, और फेज़ 2 जो है CPEC का, वो तो सबसे ज़्यादा अहम है। चूँकि पिछले दौर में, ख़ास तौर पे इमरान खान के दौर में, ये जो CPEC का जो रूट है इसमें कुछ तअत्तुल आया था और सुस्त रवि का शिकार हो गया था ये मंसूबा। उसकी बड़ी सारी वजूहात हैं, वो वजूहात यहाँ नहीं बयान की जा सकती, लेकिन चीन जो है वो इनसे ज़रूर पुरुमीद भी है, और ये भी चीन से खुश हैं। अभी चूँकि चीन से देखें कुछ 10 से 15 अरब डॉलर्स का जो कर्जा है ना, आप कह लें वो उसको रोल ओवर करवाना है। अच्छा। वो ताकि हमें जो बोझ पड़ता है कर्ज लौटाने में, वो हमें उसमें मज़ीद साल से 2 साल का टाइम दे दें, और हम जो हैं वो उनको बाद में कर्ज लुटाना शुरू कर दें। अब ये IMF में भी ये बात हुई थी, चूँकि कर्ज के बोझ तले हम दबे हुए हैं। IMF का खाली नहीं है, 2 ममालिक से भी जो कर्ज है, तो ये भी एक बुनियादी, एक कह लें दौरे का हिस्सा है कि वो वहाँ उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप ये जो कर्जा है ना, इसको ज़रा रीशेड्यूल कर दें, हमें ज़रा आसानी हो, हम अभी नहीं दे सकते। दूसरा CPEC का जो फेज़ 2 है, अब देखें एक रूट बन गया। हाँ। तकरीबन वो मुकम्मल है। अब उसके साथ जो इंडस्ट्री लगनी है, जो इस पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए, पाकिस्तान
कि अवाम के रोज़गार के लिए और पाकिस्तान की तरक्की के लिए जो बहुत अहम है। तो वो जो बाकी चीज़ें हैं वो अब वो करने जा रहे हैं, और इसलिए वो कहते हैं कि रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जी दुआ करें, ताकि ये जो काम है ना, ये अगर हो जाता है और उसके बाद चीन जो है वो तेज़ी से यहाँ सरमायाकारी करता है, इंडस्ट्री लगाता है, तो उससे हमें जो है ना हमारे जो मसाइल हैं वो ख़त्म होंगे काफ़ी सारे। एक तो सरमायाकारी आएगी, इन्वेस्टमेंट होगी यहाँ पे, और दूसरा ये कि फिर यहाँ के अवाम के लिए भी एक रोज़गार का सिलसिला। वज़ीर आला पंजाब भी अवाम के लिए आए दिन नए से नए प्रोग्राम निकाल रही हैं, उनके लिए किसान कार्ड निकाल रही हैं, अलग अलग तरह के प्रोग्राम निकाले जा रहे हैं। एक और नया उन्होंने प्रोग्राम निकाला है वज़ीर आला पंजाब का इनकलाबी प्रोग्राम मरियम की दस्तक। कैसे देखते हैं आप इस प्रोग्राम को? अवाम के लिए इसके अंदर क्या कुछ पेशरफ्त की जाएगी? अच्छा, ये अच्छा है, ये अच्छा मंसूबा है। ये इस तरह के और मंसूबे भी वो वैसे काम तो वो कर रही हैं। अब ये वाला जो मंसूबा अगर ये प्रॉपर सही चलता है, इससे एक तो पेपर फ्री पंजाब हो जाएगा। अच्छा। और हर चीज़ जो है ना वो आप आराम से जो है ना उस ऐप के ज़रिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कोई बर्थ सर्टिफिकेट है, अच्छा, डेथ सर्टिफिकेट है, आपको कोई इसी तरह तलाक का कोई सर्टिफिकेट चाहिए, और ऐसी चीज़ें छोटी छोटी जो टैक्स के हवाले से कुछ चीज़ें हैं, उसकी पूरी तफसील है। वो अभी चूँकि लॉन्च किया है तो ये अब चलेगा, आएगा, सामने आता जाएगा। तो ये इसमें लोग एक तो प्रैक्टिस में आ जाएंगे और इसका पता चलेगा कि ये कितना कारआमद है। हाँ जी। वैसे है अच्छा प्रोजेक्ट, और इसको कामयाबी से रन करने की ज़रूरत है। अगर ये चलता है तो लोगों की जो तकलीफ हैं, वो जो दफातर के दौरे हैं, लाइनें, यही उन्होंने अपने वो जो उसकी लांचिंग तकरीब है उसमें भी उन्होंने यही कहा कि ना कतार ना इंतज़ार। हाँ। तो ये एक बड़ी कह लें कामयाबी होगी अगर इस तरह से हो सकता। हर बंदे को ये चीज़ें चाहिए होती हैं, तो वो अगर ऑनलाइन ऐप के ज़रिए आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको डिजिटल जो कॉपी है वो तो मिल जाएगी, जो सॉफ्ट कॉपी है, और हार्ड कॉपी शायद उसी से आप प्रिंट ले सकेंगे, या मे बी उसके लिए कोई और सेटअप हो के आप दफ्तर से। पहले हमने पाकिस्तान के इंतखाबात की बात की, बल्कि अभी तक हम बात करते जा रहे हैं अपोजिशन लीडर्स जो हैं, चाहे पीटीआई हो, उसके अलावा जितनी भी जमातें हैं, वो अभी तक इंतखाबात का ही शोर मचाती चली जा रही हैं। लेकिन अब भारत का भी एक शोर था, 7 मरहलों में मुकम्मल किया गया है इंतखाबी मुहिम को, और अब उनके नताइज भी सामने आना शुरू हो गए हैं। मोदी जो इतना खुश था और इतनी मुहिम उसने चलाई है, इंतहा पसंदी उसने फैलाने की कोशिश की है, और 400 पार भी कहता रहा है वो। क्या आप देख रहे हैं नताइज कैसे आ रहे हैं? वो खुद ही पार हो गए। 400 पार का जो उनका ख्वाब था वो तो नहीं पूरा हुआ। आप ये समझ लें कि वहाँ की आवाम ने इंडिया को बचा लिया है। हाँ। और इंडिया जो एक वहाँ से भी नया इंडिया, जैसे यहाँ नया पाकिस्तान बनने जा रहा था और वो भी रुका है, तो वहाँ की आवाम ने जो है ना नया इंडिया बनने से बचाया है। वो तो बिल्कुल एक तरह का एक मजहबी रियासत बना रहे थे जी मुकम्मल, और उसको वो जो उनके यहाँ हिंदू रियासत है ना बाकायदा, जो वो बनाने चले थे। हाँ। और उन्होंने पूरी कैंपेन इस पे की है। और इसके साथ साथ आप ये कह लें कि इंडिया के अवाम ने वहाँ की जो अक़लियतों पे जुल्म तशद्दुद और जुल्म सितम ढाए जा रहे थे, उसके आगे बंद बांध दिया। स्पेशली मुसलमान ख़ास तौर पे, और दीगर जो अक़लियतें हैं, जितनी भी मिनॉरिटीज़ हैं, और मुख्तलिफ रियासतें जहाँ पर उसका जोर नहीं था और उसका वहाँ वोट बैंक नहीं था और उसका होल्ड नहीं था। हाँ। वहाँ भी उसने जो है ना किसी भी तरह की को अक़लियत को माफ़ नहीं किया है। आए रोज़ वो अलग बात है कि वहाँ का मीडिया कंट्रोल है, वहाँ की अदलिया जो है। आप देखें राहुल गांधी और दीगर जो अपोजिशन के लोग थे और दीगर जो जमातें हैं, उन्होंने ये कहा है कि हमारा तो ब्यूरोक्रेसी के साथ, आधी अदलिया के साथ, आधी उन्होंने कहा है। यहाँ भी जैसे तकसीम है, आधी हुई है। और वहाँ की एस्टैब्लिशमेंट का भी वो नाम लेते हैं। अच्छा। कि हमारी तो उनके साथ जो ना हमारी फाइट थी, हमारा इलेक्शन मोदी के साथ खाली नहीं था। वहाँ की दीगर जो इकाइयाँ हैं, वहाँ एक अजीबोगरीब ट्रेंड बन गया है पूरी दुनिया में। जिस तरह हम पाकिस्तान में देख रहे हैं कि यहाँ के हालात बिल्कुल यकसर मुख्तलिफ हैं। कई मामलात
कई केसेस मोदी की मुहिम देखते थे पहली तो दफा यही लगता था ना कि इंसानियत कहीं पर भी नजर नहीं आ रही, लेकिन हिंदुओं ने इंसानियत दिखाई है, वो निकले हैं और इस दफा 2019 से भी कम वोट मिले हैं। मोदी को खुद भी जो जिस हल्के से वो बड़ी अक्सरियत से जीतता था ना, हाँ। उसको खुद भी वहां से काफी कट लगा है। उसको अपने जीता तो है, लेकिन उसको जितनी तवक्को थी ना उससे वो कह लें बहुत कम वोट उसको पड़े हैं। जो एक लीड का फर्क होता है ना, वो गुज़श्ता इलेक्शन के मुकाबले में उसको खुद भी कम लीड पड़ी है। और अभी 300 तक उनका फिगर नहीं पहुंचा है बीजेपी का। और तो गैर मुतवक्को तौर पे जो वहां पे एक तरह से आप कह लें इलेक्शन से पहले जो पोल हो रहे थे, जो एग्जिट पोल और इस तरह के जो दावे किए जा रहे थे पूरी दुनिया में, वो ये उसका ही कमाल था कि उसने माहौल ऐसा बनाया था कि बस वो जीत रहा है और वो जो है ना भारी अक्सरियत से जीत रहा है, 2/3 अक्सरियत लेके। उसका ख्याल ये था कि वो जब आते हैं ना, ये इतनी अक्सरियत ले लेते हैं, 400 पार वाली जो बात कर रहे थे। तो हमें ज्वाइन किया है गुलाम अब्बास शाह ने, उनसे भी हम इंतखाबात के बारे में जान लेते हैं, इंडिया के हवाले से क्या नताइज आ रहे हैं। गुलाम अब्बास शाह, बहुत शुक्रिया, आपने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है। जी अब्बास साहब, बताइएगा कि इंडिया के इंतखाबात के हवाले से क्या नताइज अभी तक सामने आए हैं? नरेंद्र मोदी इस वक्त कहाँ खड़ा है? 400 पार हो चुका है? जी देखिए, भारत का ये इंतखाब अगर बात की जाए तो 2004 के बाद आई थिंक ये सबसे इंटरेस्टिंग इंतखाब था, जिसमें मीडिया पे नरेंद्र मोदी जीत चुके थे, एग्जिट पोल में जीत चुके थे। हर तरफ इंडिया में अगर बात की जाए तो जो पोल्स आ रहे थे, जो सर्वे आ रहे थे, उसमें जीत रहे थे। लेकिन जो असल में जब काउंटिंग स्टार्ट हुई है तो उसमें 400 पार तो दूर की बात है, 300 पार जो उनका इत्तेहाद है एनडीए, वो 300 पार नहीं कर सका। मैं ये ध्यान में रखिएगा कि लास्ट इलेक्शन में 303 नशिस्तें खाली बीजेपी जीती थी, जो कि इस वक्त 240 से भी नीचे खड़ी है। अभी भी 15 से 20 सीटों पर जो काउंटिंग चल रही है उसमें बहुत कम मार्जिन है। अगर ये मार्जिन पलटता है तो ये सीटें मजीद कम हो जाएंगी। तो इस हवाले से अब जो तीसरी टर्म की बात की जाती थी मोदी की तरफ से, और ये कहा जाता था कि वो तीसरी दफा प्राइम मिनिस्टर बनेंगे क्योंकि वो नेहरू की तरफ देख रहे थे कि उनका रिकॉर्ड तोड़ना है। तो अब वो इसलिए थोड़ा सा बन तो जाएंगे, लेकिन मुश्किल इस हवाले से लगेगा कि जो वो 36 इंच वाला मोदी था शायद वो हमें नजर ना आए, क्योंकि सिंपल मेजोरिटी 272 बनती है और 240 से नीचे बीजेपी है। तो जब वो इत्तेहादियों के साथ जाएंगे, और खासकर आंध्र प्रदेश और बिहार के में 2 ये स्टेट्स ऐसी हैं जहां पर नीतीश कुमार और खासकर नायडू जी जो हैं वो अब किंग मेकर है। क्या वो नरेंद्र मोदी जी का साथ देते हैं या नहीं देते, ये सारा इन्हिसार उन पे होगा कि वो तीसरी दफा प्राइम मिनिस्टर बनते हैं या नहीं बनते। लेकिन ये जरूर है कि तगड़ी अपोजिशन बनी है और एक तगड़ी अपोजिशन नरेंद्र मोदी को फेस करना पड़ेगी। अच्छा, ये बताएं गुलाम अब्बास साहब, आपने तो पहले प्रिडिक्ट कर दिया था कि वो 300 से नीचे ही रहेंगे। ये एक अच्छी बात है, ये आपको क्रेडिट है। अब आप ये बताएं कि मोदी साहब का ये जो अब जो रिजल्ट आया है, इससे खित्ते पर क्या असरात मुरतब होंगे? जो पहले लग रहा था उससे तो यही लग रहा था कि वो एक बदमाश, नया एक बदमाश सामने आ रहा है, तो कितना को वो अब जरा थम जाएगा, कूल हो जाएगा, और खासतौर पाकिस्तान के तनाजुर में आप बताएं। देखिए अब्दुल मजीद साजिद भाई, पहली बात तो ये है कि पहले जो उनका माइंडसेट था वो यही था, और उनको लग भी ऐसा रहा था कि वो कम से कम 350 से ऊपर तो जाएंगे। और उसके बाद वो 400 पार का जो नारा दे रहे थे, तो 400 पार उनको भी लगता था कि शायद ना हो, लेकिन 300 350 से ऊपर जाके 380 तक जाके वो इंडिया का जो आइन है उसको चेंज करेंगे। और अगर आइन चेंज होता, वो भारत को एक इंतहापसंद हिंदू रियासत, हिंदू स्टेट बनाने की तरफ जाना चाह रहे थे। तो जिसके बाद पाकिस्तान के बारे में तो बड़ी कड़ी बात थी, क्योंकि आपने पिछले 2 उनके इलेक्शंस देखे हैं, और उन इलेक्शंस में साजिद भाई जो उन्होंने कैंपेन चलाई, जो मैनिफेस्टो दिया, वो उन्होंने किया। चाहे वो 370 कश्मीर पे कब्जे की बात हो, चाहे वो बाकी इश्यूज की बात हो, मुसलमानों का जो सीसीए बिल लाया था उसकी बात हो, हर तरह से उन्होंने वो किया। अब जो उनका माइंडसेट था वो यही था कि एक भारत को हिंदू रियासत बनाना, और खासकर पाकिस्तान के लिए एक मुश्किल वक्त होना था। लेकिन मैं ये समझता हूं कि जो उनको डेंट पड़ा है भारत में, 400 पार न होना तो दूर की बात, सादा अक्सरियत भी ना मिलना, उसका कहीं ना कहीं असर पड़ेगा। अब वो जो मोदी था, वो एक बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट किया जाता था, बड़ा मोदी, अब वो छोटा सा मोदी शायद हमें नजर आएगा। और लेकिन एक मैं आपको, क्योंकि आप
साजिद भाई जर्नलिस्ट है, आप बड़े सीनियर जर्नलिस्ट है, आप ये सारे मामलों को समझते हैं। मुझे एक और चीज यहाँ पे चेंज लग रही है। जो मेरी अभी बात हुई है वहां पर, तो भारत में हमारे दोस्तों से, सहाफियों से, तो उनका ये कहना है कि अब ये चांस है कि अगर ये रिजल्ट कंप्लीट होते होते जो बीजेपी है एक्चुअल 240 से नीचे आती है, तो फिर प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए नरेंद्र मोदी की जगह कोई और नाम भी पुट हो सकता है। क्योंकि उसमें दो चीजें हैं, एक तो जो है नायडू जी, वो बीजेपी के साथ, हमें याद, आपको भी याद होगा कि जब वाजपेयी जी थे तो उस वक्त वो कोलिशन में शामिल हुए थे आंध्र प्रदेश से चांद बाबू नायडू। तो उस वक्त के बाद से उनकी नरेंद्र मोदी के लिए काफी उस वक्त भी उनकी टेंशन रही थी, क्योंकि ये मोदी उस वक्त गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, और जो गुजरात में कत्लेआम मुसलमानों का हुआ था उस पे चंद्रबाबू नायडू काफी नाराज हुए थे। हालांकि उनकी पास मिनिस्ट्रियां थी, स्पीकर उनका था, तो उस वक्त से वो मोदी के साथ इतने कंफर्टेबल नहीं है, वो किसी ना किसी तरीके से इत्तेहाद में चलते आ रहे थे। अब वो किंग मेकर है, अब नीतीश कुमार जो है वो किंग मेकर है। अगर वो ये पॉइंट रखते हैं कि भाई ठीक है हम आपके साथ चलते हैं, और आगे प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट जो है वो नरेंद्र मोदी की जगह कोई दूसरा हो, तो बीजेपी को अब उस पर गौर करना पड़ेगा। और आगे राजनाथ सिंह भी उनके बड़े सीनियर कैंडिडेट हैं, अगर वो आ जाते हैं सामने या कोई और आता है, तो पहली बात तो ये है कि नरेंद्र मोदी कमजोर एक प्राइम मिनिस्टर होगा, एक बैसाखियों पे खड़ा हुआ प्राइम मिनिस्टर होगा, वो अपने मुल्क के बारे में बड़े फैसले नहीं कर पाएगा, तो वो पाकिस्तान के बारे में कितना खतरनाक होगा फिर आप ये बेहतर तौर पर समझ सकते हैं भाई। अच्छा, साहब एक ये भी बात बताइएगा कि आपको धांधली का इम्कान कितना नजर आ रहा है? फॉर्म 45, 47 का मुकाबला होगा या नहीं होगा? देखें, ये 18वीं असेंबली है भारत की जिसके इलेक्शंस हुए हैं, और लेकिन हमने आज तक इस वहां पे धांधली के इल्जामात नहीं देखे। ये पहला मौका था कि कुछ चीजें इलेक्शन की काउंटिंग से पहले सामने आई। जब एग्जिट पोल आया तो अरविंद केजरीवाल जो कि दिल्ली के चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने कुछ इल्जामात लगाए कि उनको रोका गया या उनके कैंडिडेट को उनको खुद भी अंदर दिया गया। आपको पता है राहुल गांधी ने कहा कि 2 चीफ मिनिस्टर जो थे वो हमारे जेल में थे। उन्होंने ये कहा कि हमारा इलेक्शन जो था वो लेवल प्लेइंग फील्ड की जो बात वहां पे भी हुई है, लेकिन पोस्ट इलेक्शन धांधली के इल्जामात नहीं आए। उन्होंने कहा कि हमारा अदारा जो मुकाबला था वो सिर्फ बीजेपी के साथ नहीं था, हमारा अदारा मुकाबला अदलिया के साथ भी था, बाकी इदारों के साथ भी था, क्योंकि नरेंद्र मोदी फोर्सेस यूज करके अपोजिशन को क्रश कर रहे थे। लेकिन इसके बावजूद एक इंटरेस्टिंग बात मैं बताऊं कि नरेंद्र मोदी की जहां पर 303 से बीजेपी की सीटें कम होकर 340 पर आई हैं, आपके लिए इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि इलेक्शंस आप बहुत पुराना कवर भी करते रहे हैं कि उनका वोट बैंक भी बहुत कम हुआ है। अगर सिर्फ आप गुजरात और मध्य प्रदेश 2 ऐसी स्टेट्स हैं जहां पर उनके वोट बैंक पे असर नहीं पड़ा, लेकिन बाकी अगर बात करें तो यूपी में 8% वोट बैंक कम हुआ है, महाराष्ट्र में 9% कम हुआ है, बिहार में 8% कम हुआ है, कर्नाटक में 6% कम हुआ है, हरियाणा में 12% तक कम हुआ है, राजस्थान में 11%, हिमाचल में 14%, झारखंड में 8%। तो ये एक वोट बैंक पूरे कंट्री की अगर बात करें तो लोगों ने मोदी के उस माइंडसेट को के खिलाफ वोट दिया है कि जो वो एक इंतहा पसंदी का माइंडसेट लेके आया था। और यही वजह थी कि हमने देखा कि अयोध्या जो राम मंदिर का एक नारा उन्होंने दिया था, अयोध्या की सीट से जो लालू यादव थे वो खुद हार गए। इसी तरीके स्मृति ईरानी जो थी, जो उनकी एक पोस्टर बॉय जैसे होता है एक वर्ड, उस तरीके से उनके वो फ्रंट मैन थी जो राहुल गांधी को हरा चुकी थी, वो 1.5 लाख से ज्यादा वोटों से एक ऐसे बंदे से आ रही है जो कि कांग्रेस का आम वर्कर था। तो ये एक गुस्सा देख सकते हैं आम बंदे के अंदर और आम जो भारत का वोटर था उसके अंदर नरेंद्र मोदी की पॉलिसियों के खिलाफ। ये वो गुस्सा था जिसका इजहार उन्होंने इलेक्शन वाले दिन किया। अच्छा, ये बताएं गुलाम अब्बास शाह साहब के कोई गुज़श्ता 5 साल से 2019 से जब से उसने कश्मीर पे शबखून मारा है, हमारे सफ़ीर भी नहीं है वहाँ पे। हम बग़ैर सफ़ीरों के जो है ना हमसाये ममालिक वो चल रहे हैं, आपको मालूम है। आगे अब क्या हालात नज़र आते हैं? इम्कान तो यही है कि मोदी कमज़ोर सा वज़ीर आज़म बन ही जाएगा, अभी तक जो लग रहा है। मुमकिन है जैसे ममता बनर्जी ने भी मुतालबा किया कि वो मुस्ताफ़ी हो, और भी लोग कर रहे हैं, ये तो चलें अगले आने वाले वक्त में। लेकिन सवाल ये है कि पाकिस्तान के और इंडिया के ताल्लुकात में कोई बेहतरी आएगी इस तरह के किसी भी फैसले के बाद या रिजल्ट के बाद? देखिए साजिद भाई, 2 चीजें हैं। एक तो पाकिस्तान की तरफ से पिछले दिनों में जब ये शहबाज शरीफ की सरकार आई है तो हमने ये देखा है कि इसाक डार का साहब का स्टेटमेंट आपकी नजर से भी गुजरा। उन्होंने कहा कि ट्रेड के बारे में बात होनी चाहिए।
और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से गाहे बगाहे ऐसी बातें होती रही हैं। नवाज शरीफ साहब जब इलेक्ट हुए हैं प्रेसिडेंट मुस्लिम लीग नवाज के, तो उन्होंने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया था जो शायद हमारे मीडिया में कम कोट हुआ, लेकिन भारत में उसको बड़े अच्छे तरीके से प्ले किया गया। और उन्होंने कहा था कि जो लाहौर मुआहिदा हुआ था, वाजपेयी जब लाहौर आए थे, तो उसको जो तोड़ा गया, उससे जो पीछे हटे उसके जिम्मेदार हम हैं, यानी कि पाकिस्तान ने उसको तोड़ा। तो ये स्टेटमेंट्स मैं ये समझता हूं कि ये किसी मकसद के लिए दिए जाते हैं, बगैर किसी वजह के नहीं दिए जाते। अगर PMLN का एक सदर के इलेक्शन के लिए इजलास हो रहा है, तो उसमें भारत से रिलेटेड बात करने का मकसद कोई ना कोई मकसद होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग नवाज की लीडरशिप की हुकूमत में ये ख्वाहिश है कि भारत के साथ ताल्लुकात को बेहतर किया जाए, और खासकर ट्रेड तक के मामला। फिर तो ये भी कह सकते हैं, जिस तरह नवाज शरीफ उनकी जो तकरीब हलफ बर्दारी थी ना पहली, उसमें गए थे, जो जहां तक मुझे याद पड़ता है, तो फिर अगली जो तकरीब हलफ बर्दारी होगी, मुझे लग रहा है शहबाज शरीफ को वो मदऊ करेंगे और वो चले भी जाएंगे, जिस तरह की उनकी स्टेटमेंट्स भी आ रहे हैं और वो ताल्लुकात भी बेहतर करना चाहते हैं। जी 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 साजिद भाई, देखें इस वक्त तो शहबाज शरीफ साहब चीन में है, और प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो हलफ बर्दारी की तकरीब है वो इत्तेफाक से 8 तारीख को है, जब प्राइम मिनिस्टर ने चीन से वापस आना है। तो ये इम्कान बिलाशुबा है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर अगर नरेंद्र मोदी वज़ीर-ए-आज़म जहाज मोड़ सकते हैं ना, काबुल से आते हुए जिस तरह वो आगे थे जाती उम्रा, तो वो भी वहां उतर सकते हैं। मैं उसी की तरफ आ रहा हूँ। हाँ। देखिए, ये 8 तारीख को की ओथ टेकिंग के लिए सार्क मुमालिक के जितने भी हेड ऑफ स्टेट्स हैं उनको एक इनविटेशन मिलेगा। ये आज भी इंडिया ये उनकी रवायात में है, कवर करते हैं। जी जी ठीक है, उनकी रवायात में ये है। जी जी रवायात में तो उन्होंने कहा है कि ये पाकिस्तान में भी इन्विटेशन आएगा। अब पाकिस्तान, मेरा ख्याल ये है कि पाकिस्तान में यहाँ पे ये सोचा जा रहा है कि भारत की तरफ से कम पहल की जाए, कोई ना चीज ऐसी जो वो कहते हैं ना कि कोई ऐसी दावतनामा या कोई ऐसी चीज आ जाए कि जिसके बाद पाकिस्तान उसके ऊपर रिएक्ट करे। तो मेरा ख्याल है कि सार्क मुमालिक को सबको वो जाएगा इन्विटेशन, वो पाकिस्तान में भी आएगा। और पाकिस्तान की तरफ से ये हम देख सकते हैं कि शहबाज शरीफ साहब चीन से पाकिस्तान आने की बजाय चीन से सीधा दिल्ली लैंड करें और वहां पर जाएं। लेकिन अगर बात की जाए नरेंद्र मोदी की बिहेवियर की, वो चाहे कमजोर वज़ीर-ए-आज़म होंगे, लेकिन उन्होंने आगे बीजेपी को किस तरीके से चलाना है, उन्होंने जो सोच एक इंतहा पसंदी की और पाकिस्तान मुखालिफ जो नारा दे के अपनी सारी सियासत को परवान चढ़ाया था, वो आगे उसके बाद क्या करेंगे ये देखना होगा। नवाज शरीफ साहब भी गए थे, लेकिन हमने देख लिया कि 370 किस तरीके से गजब किया गया। आज तक कश्मीर में क्या हालात हैं वो हम सब देख रहे हैं, और यही वजह थी कि मोदी जी के वो स्टेप्स थे कि जिसका नतीजा आज कश्मीर में महबूबा मुफ्ती ने, उमर अब्दुल्ला ने, फारूक अब्दुल्ला ने, सबने भुगता है। क्योंकि वो जितनी नरमी रखते थे भारतीय जनता पार्टी के वज़ीर-ए-आज़म के लिए, उसके रिजल्ट में आज हमने देखा है कि वहां पे जेल में पड़े हुए इंजीनियर रशीद जो है वो कामयाब हो जाते हैं, जिनको मोदी की सरकार ने गद्दारी के अंदर जेल में डाला हुआ है। वहां पे भारतीय पंजाब में हमने वो देखा है कि वो लोग कामयाब हो जाते हैं जिनको भारत की सरकार खालिस्तान होने का इल्जाम लगाती है, वो कहती है ये दहशतगर्द है। तो ये तो चीजें हम देख रहे हैं। और इलेक्शन के बाद पाकिस्तान और भारत के रिश्तों की अगर बात है तो मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ पॉजिटिव उनको करना पड़ेगा, क्योंकि ये आखिरी उनकी टर्म है। अगर उन्होंने दुनिया में अपने आप को कोई पीस लविंग पॉलिटिशियन साबित करना है और उन्होंने कहना है कि उनका कद बड़ा है, क्योंकि अब तो उनका कद कम होगा, उनके पास मेजॉरिटी नहीं है, तो इसके लिए उनको ऐसे कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे, चाहे वो पाकिस्तान से रिलेटेड हो, दूसरी तरफ चीन भी उनके सर पे बैठा हुआ है, चीन की तरफ हो, या बाकी अपोजिशन के बारे में, क्योंकि अपोजिशन बहुत तगड़ी होगी, कोई ऐसा जो नॉन स्टॉप चीजें नहीं चलने देगी। पहले तो मोदी जी कहते थे अपने इत्तेहादियों को भी कि किसी ने आना है तो आ जाओ भाई, मेरे पास सिंपल मेजॉरिटी है, नहीं आना तो हम खुद ही सरकार चला लेंगे। अब उनको हर मौके के ऊपर सरकार चलाने के लिए भी इत्तेहादियों से पांव पकड़ने पड़ेंगे, और अपोजिशन भी उनके गले पे होगी कि अगर वो कोई ऐसा स्टेप्स लेते हैं तो उनके लिए ऐवान चलाना मुश्किल हो जाएगा। जी बहुत शुक्रिया गुलाम अब्बास साहब, आपका इतनी तफसीलात से आपने हमें आगाह किया है। और इस मौके पे मैं आपको एक बात और ऐड करूं कि इसराइल ने मदद की है बाकायदा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए। ये रिपोर्ट हुआ है और इसराइल के अपने जो है ना मीडिया सोर्सेज के जरिए ये खबर आई है कि इसराइल ने, वो भी कर रहा है इसराइल को, हाँ। वो यहाँ पे जंगी साजो सामान यहाँ से जो है ना वो भिजवा रहा है वहाँ जो मुसलमानों के कत्लेआम के लिए। चूंकि मोदी और इसराइल में कोई फर्क तो है नहीं उसकी मेंटालिटी में, तो वैसे भी वो पूरा का पूरा एक प्लान रखता है और उनके साथ इनके बड़े मुआहदात भी हैं। तो उसकी मदद के बावजूद
बी मोदी को ये रिजल्ट आया है और वो उस तरह से नहीं जीत सका जो वो तवक्को कर रहा था। अभी अगर ये वाली उसको इमदाद ना होती, ज़ाहिर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बड़ा किरदार है लोगों को ज़हन बनाने में, लोगों को जो है ना मोदी के लिए सॉफ्ट कार्नर पैदा करने के लिए हुए हैं। सब ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, यहाँ पर लेते हैं हम शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ रहिए। बैक नाज़रीन, साहब हमें शौकत बसरा साहब ने ज्वाइन किया है। शौकत बसरा साहब, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में हमें वक्त दिया है। जानना चाहते हैं आपसे कि फ़ायदे के फ़ैसले आ रहे हैं, पीटीआई के हक़ में फ़ैसले आ रहे हैं, पीटीआई के लिए तो खुशखबरियाँ ही हैं और ठंडी हवाएं चल रही हैं, पीटीआई फिर भी खुश नज़र नहीं आ रही है। इख्तलाफात का रुख इस वक्त कहाँ जा रहा है पीटीआई के अंदर? पहली बात तो ये है, अल्लाह के यहाँ देर है अंधेर नहीं है। तो हज़रत अली का कौल है, कुफर की हुकूमत तो कायम रह सकती है, चल सकती है, लेकिन नाइंसाफी और जुल्म की हुकूमत कायम नहीं रह सकती। कितनी देर आप जुल्म और नाइंसाफी करेंगे? तो ये तो कोई हैरानगी वाली बात ही नहीं है जब मुकदमा झूठे, बेबुनियाद और सियासी इंतकाम पर बनाए जा रहे हैं और इमरान खान साहब को और उनकी जमात के लोगों को इस तरह तोड़ने के लिए, जमात खत्म करने के लिए जो हरबे इस्तेमाल किए गए, तो झूठ मुकदमात थे। और अगर हमारी अदलिया पहले स्टैंड ले लेती और जब जाहिर है अदलिया को भी ये सो कॉल्ड जाली हुक्मरानों ने करना शुरू किया, तो हम तो खुश हैं कि जिस मुल्क में अदलिया आज़ाद हो, जिस मुल्क में रूल ऑफ लॉ हो, तो मैं समझता हूँ फिर वो ऐसे गंदे निज़ाम और वो लोग जो अवाम के नुमाइंदे ना हो, जो माफिया हो, वो निज़ाम नहीं चल सकता। इसलिए बिल्कुल ये हैरानगी वाली बात नहीं है, ये तो हमारा हक है जो अदालतों ने दिया है। दूसरा सवाल आपका था कि तहरीक इंसाफ के अंदर किसी किस्म के कोई इख्तिलाफात नहीं है हमारे, नॉट एट ऑल। अच्छा। पार्टी जाहिर है जमहूरी पार्टी है, जमहूरी पार्टी के अंदर इश्यूज तो आते रहते हैं और ख़ास तौर पर जब तहरीक इंसाफ की कायद इमरान खान खुद जेल में है, उनसे मिलना हमारा मुश्किल है, उनसे मीटिंग हमारी मुश्किल है। तो इन हालात में इश्यूज तो हैं, लेकिन आप ये देख लीजिए कि पाकिस्तान की तारीख में शायद इतना जुल्म जबर किसी पार्टी पे नहीं हुआ होगा। 1 साल हो गया पार्टी के कायद इमरान खान, उनकी बेगम बुशरा बीबी, उनकी बहनें, उन पर 200 मुकदमा दर्ज कर दिया गया खान साहब पर, दहशतगर्दी का, गद्दारी का, करप्शन का। और सबसे बेहयाई और शर्म वाली बात देखिए, तो उनके ऊपर निकाह का पर्चा मुकदमा दर्ज कर दिया गया। बसरा साहब, अभी आपने कहा कि खान साहब जेल में हैं, उनसे मिलना मुश्किल होता है, लेकिन अभी उनका एक इंटरव्यू सामने आया है, उसमें तो कहा जा रहा है कि डेथ सेल में रखा गया है। तो वहाँ से कैसे आप हदायत लेते हैं और किस किस को हदायत दी जाती है वहाँ से? जाहिर है, पहली बात तो ये है कि डेफिनेटली वो डेथ सेल में है और हमने हाई कोर्ट में रिट पिटीशन दायर की थी। उसके बाद हमें कोई जो हमारे मंगल और जुमेरात 2 दिन है, इसमें हमारे 6 लोग मिल सकते हैं। एक दिन हमारी लीगल टीम मिलती है, फिर उनके कुछ अजीज हैं, कुछ पार्टी के लोग हैं, वो मिलते हैं हम, तो उसमें डायरेक्शन वो दे सकते हैं और बड़ी लिमिटेड मुलाकात होती है। उस वक्त भी तमाम जेल की जो इंतजामिया है, जेल के जो पुलिस वाले सब ऊपर खड़े होते हैं, तो वहाँ भी कोई गुफ्तगू खास नहीं हो पाती। ये सूरत हाल है। मैं आपको ये कह रहा था, दुनिया हमारा तमस्कुर उड़ा रही है, पाकिस्तान का साबिक वज़ीर आज़म हो, दुनिया उस पर फख्र करती हो, तो आज इनको सिर्फ और सिर्फ जेल में है निकाह पर, शादी पर उनको जेल में रखा गया है। इसमें आप बनाना रिपब्लिक से आगे बढ़कर और क्या होगा, लेकिन इसके बावजूद इंशाल्लाह अल्लाह हक है, सच का अल्लाह है, बहुत जल्द ये जो अंधेरी रात है कट जाएगी और इंशाल्लाह उजाला होगा। और आवाम की उम्मीदों का मरकज आवाम समझते हैं कि वाहिद लीडर इमरान खान, जिनसे उनको उम्मीदें हैं कि पाकिस्तान की तकदीर बदली जा सकती है। इंशाल्लाह बहुत जल्द इमरान खान हमारे दरमियान होंगे। आप देख लीजिए कि उनको जेल में रखने के बावजूद, पार्टी तोड़ने के बावजूद निशान ले लिया गया, तो लोगों ने फिर भी इमरान खान साहब को 2/3 मेजॉरिटी दी। बसरा साहब, आप बताएं आपका और एजाजुल हक साहब का क्या बना? आप तो उनके एजाजुल हक साहब के मज़ार पे भी गए थे, क्या बना, कोई रिजल्ट निकला? बनना क्या है, मैं फिर वही कह रहा हूँ कि इस वक्त तो पाकिस्तान में मुकम्मल अमरीत है, माशाल्लाह के हालात हैं और आइन हमारा जो है वो इस वक्त ना होने के बराबर है।
तो जब जबर का कानून हो तो उसके लिए मैं तो वो तमाम ऑप्शन इख्तियार कर रहा हूँ ताकि हम ये जो है इसको एक्सपोज कर सकें। उसके लिए हम अदालतों में भी गए हैं और फिर मैंने उसको, अल्लाह की किताब से बड़ी तो कोई किताब नहीं है जी, अल्लाह की जो कुरान मजीद किताब है ये हमारा ईमान है। तो मैंने तुमको कहा था साबिक डिप्टी जनरल ज़ियाउल हक का बेटा जो इजाजुल हक, जिसका वालिद 8-10 साल इस मुल्क हुक्मरान रहा, क्या उस शहद का और जो कुछ उसने मुल्क में बीज बोए, उसका बेटा भी इसी में जाना है। तो मैंने उसको चैलेंज किया था कि अगर तुम जीते हो तो अपने बाप के मीज़ार पे आ जाओ, कम से कम कुछ नहीं तो अपने मरे हुए पर याद रखो। अगर उसका खून हो तो अगर तुम कुरान पाक पे हलफ दे दो कि तुम 545 पे नहीं जीते तो मैं आपकी पिटीशन वापस दूंगा। वो नहीं आया, मैं फिर वहां पे गया, मैंने वहां पर हलफ दिया, कुरान पाक पर हलफ दिया मस्जिद में कि हल्का की वयूर अवाम हारूनाबाद छोटाबाद की अवाम ने दिल्ली के लोगों ने इमरान खान की सिपाही को और इमरान खान को 1 लाख के करीब वोट दिया और ये तकरीबन 40,000 वोटों से ये जो सियासी भगौड़ा है ये हारा हुआ है और हफ्ते भी नहीं आ रहा, 3रे नंबर पे ये आया है वहां पे। और इसको जिस तरह पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट ने बाकी लोगों को मुसल्लत किया है, जो सारे हारे हुए थे, ये भी उसी तरह का एक भगौड़ा है। और ये कहता है कि मैं एस्टेब्लिशमेंट का चूंकि नुमाइंदा हूँ, एस्टेब्लिशमेंट हमें जितवाया है, शौकत बसरा जो कर सकता करे। तो मैं तो एक वर्कर आदमी हूँ, मैं लॉ नोइंग भी हूँ, मैं हर तरीका हम इख्तियार करेंगे। तो मैं ही नहीं, हमारी पार्टी भी इंशाल्लाह हर तरीका इख्तियार करेगी इनकी जालसाजी को एक्सपोज करने का, इन जाली हुक्मरानों को। पार्टी को अब निकलेगी, कोई एहतजाज नहीं कर रही पार्टी, कोई सुस्त रवि का शिकार है या वो सिर्फ केस ही लड़ने पे लगी हुई है, कोई पार्टी बाहर नहीं आ रही? ऐसे नहीं है, बिल्कुल ऐसे नहीं है। हम तो पूरे गुज़श्ता 1 साल में माशाल्लाह आपकी तो नजर होगी, अब काफी भाई हैं कि जो जुल्म जबर हम पे हुआ है, हमारे घर तोड़ दिए गए, हमारे चादर चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल किया गया, हमारी माँ बहनों बेटियों को पाबंदी इस्लामी कर दिया गया और एक तरीके इंसाफ से जो लोग रह गए हैं, 60-60, 70-70 उन पर मुकदमे हैं, तो किसी शहर में वो किसी शहर में। इसी तरह तरीके इंसाफ का जिसने जो वोटर और सपोर्टर है उन पे दहशत गर्दी के पर्चे हैं, जो झंडा लेके निकलता है उसको 9 मई में डाल दिया जाता है। अभी शाह महमूद कुरैशी साहब 1 साल के बाद इनका वो झूठा साइबर केस जो कहते थे कि बहुत इसमें सजाए मौत होनी है, ये बड़ा जुर्म हुआ है, तो वो उड़ गया और अब इन्होंने 10-15 मुकदमों में 9 मई में गिरफ्तारियां डाल दी। सनम जावेद और आलिया हमजा, डॉक्टर यास्मीन राशिद का क्या कसूर है? जमानतें होती हैं, बाकी मुकदमों में डाल देते हैं। तो कोई बात नहीं, मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये जितना जुल्म करना चाहते हैं करें, इंशाअल्लाह जालिम जो है वो मिटने के लिए है। हमेशा मजलूम जो है उसकी पता हुई है, ये हुसैनियत काफिला है। देखते हैं कि यजीदी टोला कितना जुल्म और जबर करता है। बसरा साहब, आपने एक दहशतगर्दी का लफ्ज़ बोला है, लेकिन डिजिटल दहशतगर्दी का रेफरेंस बहुत आ रहा है, इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। पीटीआई ने सोचा है कि इन इल्ज़ामात से कैसे बरी होगी और इनको कैसे ख़त्म किया जाएगा? किसी का मुकाबला नहीं कर पाते, अवाम अगर आपके साथ नहीं है, अवाम आपको नापसंद करते हैं, अवाम ने फैसला दे दिया कि जान अल्लाह दी वोट खानदा 9 मई का बयानिया 8 फरवरी को ख़त्म हो गया, तो जाहिर उसके बाद आप इल्ज़ामात ही लगा सकेंगे। हमें कोई डिजिटल दहशतगर्द कहेगा, कोई करप्शन के फतवे देगा, कोई हमें निकाह के अंदर जेलों में बंद कर देगा। तो हम तो कहते हैं कि जब आप मुकाबला नहीं कर पाते तो आप गाली देते हैं, मुकाबला नहीं कर पाते तो आप आमरीत का सहारा लेते हैं। तो डिजिटल दहशतगर्द किसको कहते हैं? अगर तरीके इंसाफ के साथ 90% अवाम खड़ी है और लोगों ने बता दिया कि हम इमरान खान को चाहते हैं, तरीके इंसाफ को चाहते हैं, तो वो डिजिटल दहशतगर्द हो गए। तो आप एक काम करें, दुनिया जो है वो चांद पे जा रही है, आप अपना ट्विटर बंद कर रहे हैं, आप इंटरनेट बंद कर रहे हैं, आप धमकियां दे रहे हैं, काले कवानीन बना रहे हैं। जिस मुल्क के अंदर जजेस गैर महफूज हों, सहाफी गैर महफूज हों, इंसानी हकूक का जनाजा निकाल दिया गया हो, तो मुझे बताइए फिर वहां क्या रह जाता है? ये तो पूरे दुनिया के अंदर एक्सपोज हो गए। अब बहुत शुक्रिया। ठीक है शौकत बसरा साहब, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ पर लेते हैं हम शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ रहिए। कम बैक नाज़रीन। साहिब, मुस्लिम लीग नून ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल पर अदम एतमाद क्यों किया है, ये बताएं आप।
अच्छा, वो किया है इस्लामाबाद के 3 हलकों के हवाले से जो वहाँ का इलेक्शन ट्रिब्यूनल है, उस पर पहले वो बुलाते रहे हैं कि भाई फार्म 45 ले आएँ जो आपके पास हैं, चूँकि बाकी जो कैंडिडेट्स हैं उनके फार्म 45 मैच कर गए। अच्छा। जिसमें पीटीआई के लोगों की उस फार्म 45 के मुताबिक, जो जैसे मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर है और उनके साथ जो पीटीआई के कैंडिडेट थे, तो उनके जो फार्म 45 थे ना, वो इकट्ठे ही हैं, मैच कर गए। अच्छा। तो इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो है वो इनको बुलाता है, वहाँ के तीनों मुस्लिम लीग नून के जो राजा खुर्रम हैं, वो अंजुम अकील हैं और वो फजल साहब हैं, मैं नाम भूल रहा हूँ, तीनों जो हैं बड़े नून के जो हैं, वो पेश नहीं हो रहे थे। अब उन्होंने फिर ये किया कि जी वो आ रहे हैं जी, आ रहे हैं, और उसके बाद उन्होंने इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स पे अदम एतमाद का इजहार कर दिया कि ये अब कोई नया बनेगा, कोई टाइम गेन हो जाएगा, कोई ना कोई चीज़। अब ये है कि पीटीआई ने जो अब कल पीटीआई ये काम ये करने जा रही है कि ये जो इस्लामाबाद के तीनों हलकों का जो इलेक्शन कमीशन ने रिजल्ट दिया था और जो हुक्म दिया, उसको ही चैलेंज करने जा रही है कल। अच्छा। हाँ, हाई कोर्ट कल, इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है ना, वो पीटीआई ने ये चैलेंज करना है कि ये हुक्म देखें, और जाहिर है कि ये रिजल्ट्स हैं, तो ये चैलेंज करने का मतलब ये है कि वो फिर पीटीआई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर अदम एतमाद था। नहीं, वो पीटीआई तो अब नहीं अदम एतमाद करेगी ना, यही जस्टिस आमिर फारूक थे, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जिनको पता नहीं क्या क्या कहते थे, और अब आजकल वो उनकी तारीफें कर रहे हैं, उनके हक में फैसले आ रहे हैं। तो ये पीटीआई को भी अब सोचना ही चाहिए ना कि जब जो कोई बंदा थोड़ा सा फैसला ऐसा दे, इसका मतलब फिर वो उस वक्त के हालात के मुताबिक अदलिया तो वही फैसला देती जो ठीक, अगर अब ठीक लग रहा है तो पहले भी ठीक दिया उन्होंने, पहले कहीं आप गलत थे। तो ये तो उम्मीद है ऐसी कोई गलती पीटीआई नहीं करेगी। अब तो वैसे उनको उम्मीद है, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट दौड़े ही चले जा रहे हैं, हर बंदा ही उठ रहा है, जा रहा है, और वो मुमकिन है वो वहाँ से अनकरीब जो है वो इस्लामाबाद से ये आर्डर आए कि तमाम केसेस जितने भी हैं वो उनके बावजूद इमरान खान को रिहा कर दिया जाए। जैसे जस्टिस उमर अता बंदियाल ने ये कहा था कि इन पर अभी जितने केसेस हैं और इनके बाद भी जो केसेस होंगे उसमें भी गिरफ्तार नहीं करना खान साहब को। अच्छा। तो ये ऐसे फैसले भी आते रहे, अदलिया की तारीख है, हम अरल तौहीन अदालत के मुर्तकिब तो नहीं हो सकते। चलिए फिर जस्टिस बाबर सत्तार के केस के हवाले से बताएं क्या पेश। हाँ, वो भी तौहीन अदालत है। देखिए ना, वो हुई कि जी वो जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ एक सोशल मीडिया पे मुहिम चलाई गई और उनकी फैमिली का डाटा लीक किया गया जी। उस पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक तौहीन अदालत का केस वो मोटो के तहत जो है ना, वो लिया, 3 रुकनी उसका एक बेंच बना हुआ, उससे जो गुज़श्ता समाअत हुई है उसका तहरीरी फैसला जारी किया है। अब वो उसमें बात इम्पोर्टेंट ये है कि वो कहते हैं कि जो ISI ने रिपोर्ट दी है इस हवाले से, फिफ्थ जनरेशन वार जो है ना, उसका बहुत ज़्यादा बार बार उसने फैसले में जिक्र किया कि ISI ने जो रिपोर्ट दी है ये नाकाफ़ी है। एक तो वो ये कह रहे हैं कि जी अगर ये वज़ीर आज़म और सदर पाकिस्तान के खिलाफ भी ऐसी कोई होगी तो क्या इसी तरह की रिपोर्ट देगी ISI। एक तो वो उस रिपोर्ट से वो खुश नहीं है, और दूसरा वो जो 5th जनरेशन वार है ना, उसका बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं कि क्या ये अब चल रही है, यानी यही है ना, ये मीडिया वार जो है इसको ही 5th जनरेशन वार कह लें। तो ये इसका कोई कहते हैं कि आपके पास तोड़ है, आपके पास इसका मुकाबला करने की सलाहियत है। ये ISI को मुखातिब करके वो बोल रहे हैं कि हमारी एजेंसियां क्या इसका तोड़ रखती हैं और उनके पास कोई मुकाबला करने की सलाहियत है। अब ये सवाल उठा रहे हैं, तो अभी तक इतनी की वो बात आई है। ज़ाहिर इतना ही होना है, होना तो नहीं चाहिए किसी भी जस्टिस के खिलाफ, और वो चाहे अगर जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ नहीं हो सकता तो वो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ भी नहीं हो सकता। तो वहाँ जायज़ है और यहाँ नाजायज़ हो, तो फिर ये अदलिया को इस हवाले से भी तवाज़ुन बरकरार रखना चाहिए। अदालत यानी कि मुस्तफ़ा कमाल ने जब की है, उन्होंने अदालत के फैसल वाडा ने भी, और जी एक तरफ मुस्तफ़ा कमाल ने गैर मशरूत माफ़ी मांग ली है, दूसरी जानिब फैसल वाडा माफ़ी से इनकार कर रहे हैं। हमने को क्यों माफ़ी मांगे कि फैसल वाडा आपको अंदाज़ा नहीं है वो कहाँ से हैं, और उनकी एक बैकग्राउंड है। वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे वो इलेक्शन लड़े और वो जीत भी गए हैं, सेनेटर भी बन गए। वो एक ताकत रखते हैं, वो अपनी ज़ात में वो एक अंजुमन है, और उन्होंने इस तरह से नहीं, इस तरह से कोई माफ़ी मांगनी है। वो कह रहे हैं कि मैंने क्या गलत किया, मुझे मेरे सवाल हैं, मुझे जवाब दें,
और बात देखें, बात दो तरह की है। हाँ। एक तो ये कि आप अपनी पसंद के मुताबिक आप कहते हैं कि जी ये हो, और अगर कोई आप पर भी सवाल उठाता है तो फिर आप उसके जवाब देने का, आप उसको मुतमिन करने का कोई तरीका सोचें। कोई अगर कोई नाराज है शहरी, जिस तरह से कोई शहरी नाराज है और हम समझते हैं कि वो तौहीन अदालत हुई है तो नोटिस ले लिया गया। अब अगर इस तरह से कोई सवाल, चूंकि ये रियासत के हवाले से बात कर रहे हैं, तो रियासत के हवाले से तो अदलिया भी रियासत में ही आती है, तो देखना चाहिए। बाकी ठीक है, फैसल वाडा ने जहाँ गलत किया उसका तो वो नोटिस ले लिया और वो देख लेंगे। अभी वो माफ़ी तो नहीं मांगने वाले, बहरहाल बात तो, सवाल भी आपका यही है, फैसल वाडा माफ़ी नहीं मांगने वाले। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया साजिद साहब आपका। नाजरीन, ये था आज का प्रोग्राम। अपना और अपने गिरदो नवा का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।